हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका प्रारंभ क्लासेस के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। हम लोग जो है लास्ट क्लास में क्लास 8 का जो है फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे हिस्ट्री का, हाउ व्हेन एंड वेयर। इस साल हम लोगों को जो है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है और इस मॉडर्न हिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है ये पूरी तरह से इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड किया है और इस लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे इस पूरे चैप्टर को जो है कंप्लीट कर लेने के लिए। ये पार्ट 2 होगा आपको। और लास्ट क्लास में जब हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि किस तरह से जो है हमारे इतिहास को अलग अलग समय पर जो है अलग अलग तरीके से बांटा गया। हमारे इतिहास में हमने देखा था कि अंग्रेज़ों के टाइम में जो जेम्स मिल साहब थे, उन्होंने जो है हमारे इतिहास को एक अलग ही अप्रोच से जो है बांट दिया, जो पूरी तरह से कम्युनल था। कम्युनल अप्रोच कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर रिलीजन ऑफ द रूलर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इन्होंने जो इतिहास के 3 पीरियडाइजेशन किए, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड, इसके ऊपर आप देखिएगा तो इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट जो पूरा का पूरा आधार है वो क्या है कि उस समय जो रूलर है, रूलर का जो है धर्म क्या है। ठीक है, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक बायस्ड अप्रोच है। धीरे धीरे जब आगे चल के हमारे देश में शिक्षा का स्तर बढ़ा, जब हमारे देश में हिस्ट्री का जो है अप्रोच बढ़ा, लोगों के अंदर एक हिस्टोरिकल सेंस डेवलप होना शुरू होता है, तो हमारे देश के मॉडर्न हिस्टोरियंस जो है उभर करके आते हैं। वो पूरी तरह से एक नए तरीके से जो है भारत के इतिहास का पीरियोडाइजेशन करते हैं। इनके पीरियोडाइजेशन का आधार जो भी मॉडर्निटी के फोर्सेस थे, साइंस, रीज़न, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, मतलब जब आप इस तरह से डिवाइडेड हिस्ट्री को पढ़िएगा तो आपको सोसाइटी के बारे में भी पता चलेगा, आपको उस समय का पॉलिटी क्या है, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, उसके बारे में पता चलेगा। मतलब इस तरह से इतिहास को बांट करके, ठीक है, ये जो मॉडर्न अप्रोच हमारे जो है इतिहासकारों ने लिया, इस तरह से इतिहास को बांट करके इन्होंने जो है क्या करने की कोशिश की कि उस समय जितने भी जो है हर एक तरह का, मतलब जो है आप कह सकते हैं उसको कि समाज में जितने भी तरह की परिस्थितियां थी, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, या फिर किसी और एस्पेक्ट को, रिलीजन हो, कल्चर हो, हर चीज़ को ओवरऑल कवर करने का कोशिश किया गया। मतलब अगर इस तरह का जो है पीरियोडाइजेशन से हम लोग इतिहास को पढ़ेंगे तो हम लोग इन डेप्थ नॉलेज ले सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ रिलीजन ऑफ द रूलर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ सिर्फ इस पीरियोडाइजेशन में सिर्फ आप रूलर इंपॉर्टेंट नहीं है, उस समय की इकॉनमी कैसी है, उस समय की सोसाइटी कैसी है, पॉलिटिकल सिनारियो कैसा है, ये सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए जो है हमको इसमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आज के टाइम में जो है जैसे ही भारत आज़ाद हुआ है, भारत की आज़ादी के बाद से ये अभी तक का सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड पीरियोडाइजेशन है। तो इस पीरियोडाइजेशन के आधार पर हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि इस पीरियोडाइजेशन के आधार पर हमने इतिहास को 4 हिस्सों में बांटा। पहला इतिहास जो है, पहला हिस्सा है वो क्या है, एंशिएंट इंडिया है, ठीक है, या एंशिएंट हिस्ट्री आप इसको कह सकते हैं। दूसरे हिस्से को जो है हमने मेडिवल हिस्ट्री माना। तीसरे हिस्से को जो है हमने मॉडर्न हिस्ट्री माना। ठीक है, जो इस साल आपको पढ़ना है। क्लास 6 में आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, मेडिवल हिस्ट्री आप क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। क्लास 8 में जो है आप इस साल मॉडर्न पढ़िएगा और 9th और 10th में कंबाइंड मिला करके आपको कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री का कुछ पार्ट पढ़ना है, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के भी कुछ हिस्से हैं। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में हमने अब तक क्या पढ़ा है, सिंस अर्लीस्ट टाइम मतलब जब अर्ली मैन का समय था। याद कीजिए क्लास 6 में हमने क्या पढ़ा था, पहला चैप्टर हमने क्लास 6 में जो पहला चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने देखा है कि इंसान किस तरह से जो है एप से इवॉल्व हो करके जो है आपको क्या बनता है, आपको हेमोसेपियंस बनता है, बुद्धिमान मनुष्य बनता है। यहाँ का इतिहास लगभग 5 लाख BCE से शुरू होता है और 7th सेंचुरी CE तक जो है कॉमन एरा तक जाकर के ये ख़त्म हो जाता है। मतलब इसमें आपको पूरा का पूरा एक बड़ा हिस्सा ऐसा मिलेगा जिसके बारे में हमारे पास कोई कॉन्विंसिंग हिस्टोरिकल एविडेंसेस नहीं है, कोई ऐसे सोर्स नहीं है जिसके ऊपर जो है हम लोग पूरी तरह से कन्फर्मिटी के साथ कह दे कि ऐसा ही हुआ होगा। हमें जो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले या जो भी उस समय के बचे हुए एविडेंसेस मिले, हमने एक कल्पना के आधार पर हाइपोथेटिकली एक जो है कहानी की रचना की है। ठीक है, कि ऐसा ही हुआ होगा। इसी पीरियड में आप देखिएगा कि इसकी शुरुआत सबसे पहले होती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो है वैदिक पीरियड आता है। वैदिक पीरियड के बाद आप देखिएगा सेकेंड अर्बनाइजेशन का टाइम आएगा, जिसको आप बुद्धा पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, जब इस देश में जो है 2 नए रिलीजन जन्म लेंगे, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते मगध के साथ होते हुए जब आप आगे आइएगा तो ये जाकर के राजा हर्षवर्धन पर यहाँ का इतिहास लगभग ख़त्म हो जाता है। जब मेडिवल पीरियड की बात करें तो 8th सेंचुरी से लेकर के जो है इसकी शुरुआत होती है और 18th सेंचुरी तक जो है इसका पूरा टाइम लाइन है। ठीक है, 8th सेंचुरी से जो है इसकी शुरुआत हो रही है, माफ़ कीजिएगा,
8th सेंचुरी से इसकी शुरुआत हो रही है और हम इसको कब तक पढ़ते हैं, 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी तक पढ़ते हैं। इस पीरियड में बेसिकली आप सल्तनत पीरियड को पढ़िएगा, जो सल्तनत काल है, दिल्ली सल्तनत में जितने भी रूलर्स वगैरह, जितनी भी डायनेस्टीज़ आई, और उसके बाद इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो मुगलिया पीरियड है। इसी पीरियड में आप देखिएगा कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स भी हो गया है, ठीक है, कि मतलब इसी समय में जब मुगल काल, आप देखिएगा कि बाबर के आने के बाद जो है आपको जो है यहाँ पर जो है मुगलों की नींव पड़ती है। धीरे धीरे अकबर के टाइम में सबसे अच्छी तरह से कंसोलिडेशन होता है। औरंगज़ेब तक जो है कंडीशन बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन और मतलब जब आपका इनका शासन चल रहा था, जब आप देखिएगा जहांगीर के शासन के टाइम में जो है ब्रिटिशर्स आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप सल्तनत पीरियड की बात कीजिएगा तो लोदीज़ का जिस समय आपको शासन चल रहा है उसी टाइम में जो है आपको वास्को डी गामा भी भारत आया है। तो मतलब पैरेलली आपको देखने के लिए क्या मिलेगा कि यहाँ पर जो है आपको हम बेसिकली रफ ओवरऑल हम लोग बात करें तो किन चीज़ों को पढ़ना है, हमको पढ़ना था इसमें सल्तनत पीरियड, और उसके बाद आपका जो है मुग़ल पीरियड, और जो थोड़ा बहुत आपको जो यूरोपियन पावर्स हैं जिनका एडवेंट हुआ है, जो भारत में भी व्यापार करने के जो है मकसद से आए हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। मॉडर्न पीरियड मतलब ये पूरा साल, ये जो क्लास 8 में आप लोग पढ़ने वाले, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ही पढ़ने वाले। इसमें 18th सेंचुरी से लेकर के 20th सेंचुरी जो कॉमन एरा है, या आप कह सकते हैं एडी कह सकते हैं, ठीक है, इस समय के इतिहास को पढ़ने वाले। इसमें हम देखते क्या हैं, इसमें हमको सबसे पहले देखने के लिए मिलता है कि भाई ये पूरा का पूरा पीरियड जो है इंडिया के कॉलोनियलिज्म को जो है डेडिकेटेड है। इसमें आप सबसे ज़्यादा देखेंगे कि भारत में किस तरह से जो है भारत को जो है ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बनाई, किस तरह से जो है भारत पर जो है वो पूरा अपना साम्राज्य फैलाते हैं, फिर नेशनलिज्म की भावना कैसे पनपती है, फिर इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट किस तरह से जो है आगे बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ों को भारत की आज़ादी तक जो है लगभग हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, 20th सेंचुरी तक। उसके बाद जो कॉन्टेम्पररी पीरियड है, इसमें 20th सेंचुरी के बाद जो कुछ भी हुआ है, सिर्फ भारत ही नहीं, ऐसी कोई भी कंट्री जिसमें किसी भी तरह का कोई ऐतिहासिक, आप कह सकते हैं कि कोई हिस्टोरिकल जो है कारनामा हुआ हो, या भी कोई भी ऐतिहासिक जो है बड़ी घटना घटी हो जिसका असर भारत पर पड़ रहा हो, तो उसको भी हम कंटेम्प्रेरी में पढ़ते हैं। तो 20वीं शताब्दी से आगे का जो भी जो है इतिहास है उसको हम लोग कंटेम्प्रेरी में मानते हैं। तो मॉडर्न पीरियडाइजेशन जो कि सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग पीरियडाइजेशन है, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल पीरियडाइजेशन है, उसके आधार पर भारत के इतिहास को 4 हिस्सों में बांटा गया। एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत, मिडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत, मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत, और कंटेम्प्रेरी इंडिया यानी कि समकालीन भारत, ठीक है। जिस समय भारत में कुछ चीज़ें हो रही थी उस समय जो है दुनिया के बहुत और दूसरे हिस्सों में भी बहुत तरह की चीज़ें हो रही होंगी, तो उसका क्या असर पड़ा है भारत के ऊपर, इन सारी चीज़ों को हमको इसमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, हमने पढ़ा कि भाई मिल साहब ने क्या किया था। मिल साहब ने जो अपना पीरियडाइजेशन किया वो पूरी तरह से जो है रिलीजन के ऊपर, रिलीजन ऑफ द रूलर के ऊपर जो है बेस्ड था। तो आपसे एक सवाल किया जाएगा कि ये जो ड्रॉबैक्स थे, क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, कौन कौन सी कमियां थी मिल साहब के पीरियडाइजेशन में। तो सबसे पहले आप देखिएगा क्या कि मिल साहब ने कम्युनल वे का इस्तेमाल किया। भारतीय इतिहास की तरफ देखने का जो है इन्होंने क्या किया, सांप्रदायिक भावना के साथ जो है इन्होंने भारतीय इतिहास को देखा है। मतलब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर ये जो है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिलीजन की बातें कर रहे हैं। इनका पूरा फोकस सिर्फ रूलर के ऊपर है। आपको सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। आपको उस समय का जो है जो इकॉनमी है उसके बारे में बहुत ज़्यादा, मतलब जो लोअर लेवल पर इकॉनमी किस तरह से चल रही है, जो ओवरऑल इकॉनमी किस तरह से चल रही है, उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। इनका पूरा जो फोकस है सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर है कि भारत में रूल कौन कर रहा है, किस तरह से रूल कर रहा है। ये सारी बातें आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। आगे देख लीजिए, अब इन्होंने जो है क्या किया है, इन्होंने बताया है कि जो भारत के टाइम में जो हिंदू पीरियड है और मुस्लिम पीरियड है, मतलब जो हिंदू राजाओं का समय था, या फिर जब भारत में दिल्ली सल्तनत का समय था, या फिर मुग़लों का समय था, इसको इन्होंने बताया कि ये ऐसा समय है जिस समय भारत में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस और टर्ब्यूलेंस फैला हुआ है, पूरी तरह से अंधकार है। लोग यहाँ पर सिविलाइज्ड हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, ठीक है। यहाँ पर लोग जो है पूरी तरह से असभ्य है, इनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि सभ्यता संस्कृति क्या होती है, ठीक है। ऐसे भी आप थ्रू आउट द क्लास 8 पढ़िएगा कि ब्रिटिशर्स हमेशा एक ही एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि नहीं, हम भारतीयों को सिविलाइज करने आए हैं। इनको बिल्कुल नहीं पता कि भाई सिविलाइजेशन क्या होती है, इनको बिल्कुल नहीं पता कि भाई किस तरह से मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है। इनका एजुकेशन पूरी तरह से सही नहीं है, ठीक है। इनके एजुकेशन में साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। इस तरह की बातें बोल बोल करके जो है पूरी तरह से जो है इन्होंने क्या किया है कि भारत के इतिहास पर अपनी एक छवि छोड़ने की कोशिश की है, ठीक है। तो आप देखिए क्या कि जेम्स विल का मानना था कि भारत पे अंग्रेज़ों के शासन के कारण, मतलब जब अंग्रेज़ों का शासन चलेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, भारत को सिविलाइज कर सकते हैं, इनको सभ्यता संस्कृति का ज्ञान दे सकते हैं,
ठीक है। वो अलग बात है कि जिस समय पूरी दुनिया में जो है सभ्यता संस्कृति का नामो निशान नहीं था, उस समय भारत में एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता फल फूल रही थी। आपने पढ़ा होगा उसके बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, आईवीसी, सिंधु घाटी की सभ्यता, कि जिस समय यूरोप में आप देखिएगा कि यूरोप में लोग अभी किसी तरह से जंगलियों जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं, हंटिंग गैदरिंग वगैरह ऐसा चल रही है, किसी भी तरह का सेटल कम्युनल लाइफ आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। उस समय आप देखिएगा कि भारत में एक नगरीय सभ्यता है, एक शहरी सभ्यता है, अर्बन सिविलाइजेशन फल फूल रही है, ठीक है। अपने समय के हिसाब से वो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब आगे थे, ठीक है। तो फिर ये अपना ब्रिटिशर्स का अप्रोच था, ठीक है, भारत की तरफ, कि उनको लगता था कि भारतीय लोग सिविलाइज्ड नहीं हैं, ठीक है, यहाँ पर जो समय चल रहा है काफ़ी अंधकारमय समय है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो मिल साहब ने अपने अनुमान से ये सारी बातें तो कह दी, लेकिन इन्होंने पूरी तरह से नज़रअंदाज किया भारत की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, ठीक है, भारत की जो सांस्कृतिक डाइवर्सिटी है, उसको जो है पूरी तरह से इन्होंने क्या कर दिया, ठीक है, अंडर एस्टिमेट कर दिया। इसके बारे में उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। मतलब आप खुद सोचिए, दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर इतने धर्म के लोग रहते हैं? शायद भारत ही अपने आप में यूनिक है, जहाँ पर हर लोग बोलते हैं ना कि कुछ किलोमीटर्स पर जो है भाषा बदल जाती है और कुछ किलोमीटर्स पर जो है कल्चर बदल जाता है, ठीक है, कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप जाइएगा तो इतनी सारी भाषाएं हैं आपको हमारे देश में, इतने तरह के मानने वाले लोग हैं, हर जगह पर आपको अलग अलग कल्चर मिलेगा, अलग अलग खान पान मिलेगा, अलग अलग पहनावा देगा मिलेगा। तो भारत का जो रिचनेस है, जो कल्चरल रिचनेस है, उसको पूरी तरह से मिल साहब ने इग्नोर कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब अंग्रेज़ों के समय की बात करें हम लोग, ये तो इनका कहना था, ये तो हमने देखा कि भाई जो मिल साहब का अप्रोच था भारत के इतिहास के प्रति, तो उसमें क्या क्या कमियां थी। अब आपको देखने के लिए मिलेगा क्या कि आप देखिए अंग्रेज़ों के टाइम में क्या है। अंग्रेज़ों के टाइम में ऐसा नहीं है कि अगर वो बोल रहे हैं कि हम हिंदुस्तानियों को सिविलाइज़ करेंगे, हम यहाँ डेवलपमेंट करेंगे, ऐसा उन्होंने कुछ खास नहीं किया है। उस समय में भी आप देखिएगा कि भारत के लोगों को जो इक्वालिटी है बिल्कुल भी नहीं है भारत में। हम लोगों को काले लोग बोला करते थे। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ ये सही है, ठीक है। तो हम लोगों को गोरे काले का मतलब यहाँ पर एपरथाइड चलता था, रंग भेद काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, आज़ादी बिल्कुल भी नहीं है, लिबर्टी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और उस समय आप देखिए क्या कि अंग्रेज़ों का ऐसा भी नहीं है कि जो अंग्रेज़ों का काल था हमारे समय में, जो भी उन्होंने जो हमारे ऊपर शासन किया, ठीक है, इस पीरियड में आप देखिएगा क्या कि लगभग 200 साल का शासन है उनका। तो इस पीरियड में भी आप देखिएगा कि भारत में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ या प्रोग्रेस नहीं हुआ है, ठीक है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि भारत को उन्होंने कभी भी अपने 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 कंट्री की तरह, ठीक है, कि जैसा उन्होंने माना कि ब्रिटेन है हमारा, उस राष्ट्र को जो है और ज़्यादा डेवलप करना है, भारत को उन्होंने उस तरह से कभी देखा ही नहीं। भारत को उन्होंने एक कॉलोनी की तरह देखा। अगर आप समझिएगा क्या, तो जो होस्ट और प्रेडेटर का जो है आपका ये होता है रिलेशनशिप होता है, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा पैरासाइट्स के बारे में, कि पैरासाइट क्या करता है, होस्ट के बॉडी को पकड़ लेता है और फिर उससे चूस चूस के उसको मार देगा और अपने आप को सर्वाइव कर लेगा। तो भारत भी उनके लिए एक होस्ट की तरह था, ठीक है। जब ये भारत में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर अकूत धन संपदा है, नेचुरल रिसोर्सेज भरे पड़े हैं, एग्रीकल्चरल के लिए ढेर सारी भूमि है, मतलब भारत में सब्सिस्टेंस इकॉनमी है, भारत को कुछ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। भारत क्या कर रहा है, सब कुछ खुद के बल पर जो है डेवलप कर ले रहा है। यहाँ पर जो है हम बाहर से बिल्कुल भी मिनिमल इंपोर्ट करते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ करके हम लोग कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर रहे, और सारी चीज़ें पूरी दुनिया को हम ही दे रहे हैं। सिल्क हम ही दे रहे हैं, खाने का सामान हम ही दे रहे हैं, ठीक है, मसाले हम ही दे रहे हैं। मसालों के कारण ही तो अंग्रेज़ हमारे देश में आए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा तब उनको एक्चुअल में समझ में आया कि वाई इज़ इंडिया कॉल्ड द गोल्डन स्पैरो। उनको बात समझ में आई कि भारत को क्यों कहते हैं कि भाई ये सोने की चिड़िया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो हर चीज़ है, हर घर में आप देखिएगा कि धन धान्य संपदा भरी पड़ी है, ठीक है। लेकिन हम इन्होंने जो है एक चीज़ नोटिस किया कि भारत में जो है, ठीक है, जो यूनिटी है वो यूनिटी नहीं है। यहाँ पर हर एक रूलर एक दूसरे से लड़ना चाह रहा है, और इसी बात का फ़ायदा जो है इन लोगों ने उठाया, ठीक है। तो भारत में जो अंग्रेज़ों का समय है वो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट का समय है, बहुत ज़्यादा आपको पीपल राइट्स मिल रखा है, भारत की जनता बहुत खुश है, नहीं। इस समय भी ना कोई इक्वालिटी है, ना कोई फ्रीडम है, ना इन्होंने कोई इकोनॉमिक ग्रोथ या प्रोग्रेस किया है। थोड़ी बहुत जो भी जो है आप देखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया, तो वो सिर्फ इसी सोच के साथ किया कि कल होकर के उनको इसका हेल्प मिले, ना कि भारतीयों को इसका हेल्प मिले, ठीक है। इसलिए हम इस पीरियड को, इस समय को, अंग्रेज़ों के काल को हम क्या कहते हैं, कॉलोनियल पीरियड कहते हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा कॉलोनियलिज्म होती क्या है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं हम लोग कि कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है। तो कॉलोनियलिज्म एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें कोई भी ताकतवर देश अपने लिए कॉलोनीज एक्वायर करता है,
ठीक है। कॉलोनीज कहने का मतलब कोई भी छोटे या कमज़ोर देश को अपने कब्जे में लेगा और उसका शोषण करके अपने देश को जो है और ज़्यादा डेवलप करेगा, ठीक है। दूसरे भाषा में अगर हम बात करें तो किसी भी देश की जो संप्रभुता है, ठीक है, सोवरेनिटी जो हम लोग बोलते हैं, ये जो शब्द है सोवरेनिटी, इसका मतलब क्या होता है? सोवरेनिटी का मतलब होता है कि किसी भी देश के द्वारा उसके इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले में, ठीक है, डिसीजन लेने के लिए कितना ज़्यादा वो देश स्वतंत्र है, इसी को सोवरेनिटी बोलते हैं। अगर कोई देश अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में खुद से डिसीजन ले पा रहा है बिना किसी बाहरी इन्फ्लुएंस के, तो हम मानेंगे कि वो सोवरेन है, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि आपको कि कॉलोनियलिज्म में आप देखिएगा कि कोई भी नेशन अपनी संप्रभुता को एक्सटेंड कर देता है, अपने देश से, अपनी टेरिटरी से बाहर ले जाता है, ठीक है। और जहाँ पर उन्होंने पहले सेटलर्स भेजे, ठीक है, मतलब जहाँ पर वो गए हैं उच्च या कि किसी देश को जो या किसी छोटे देश को जो है वहाँ पर जा कर के अपनी संप्रभुता उन पर थोप देनी है, चाहे वो बल के बल पर हो, ठीक है। जनरली ताकत के बल पर ही ये लोग करते थे, ठीक है। और यहाँ के जो इंडिजिनस, जहाँ पर भी ये सारे लोग जाएंगे, वहाँ के जो इंडिजिनस मतलब वहाँ के जो देसी पॉपुलेशन है, वहाँ के जो देसी लोग हैं, या तो उनको डायरेक्टली रूल करना है, नहीं तो उनको डिस्प्लेस कर देना है, मतलब उनको हटा देना है। हमारे देश में डिस्प्लेसमेंट के बारे में अंग्रेजों ने नहीं सोचा। ऐसा नहीं कि उन्होंने डिस्प्लेस नहीं किया है, बिल्कुल डिस्प्लेस किया है। आप देखिएगा कि श्रीलंका वगैरह या फिर जो है आप देखिएगा साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में भी जहाँ पर भी इनकी कॉलोनीज रहीं, वहाँ पर जो है लार्ज स्केल पर जो है वर्कर्स का डिस्प्लेसमेंट होता था कि आप जाइए चाय के खेतों में काम कीजिए, ठीक है। तो लोगों को डिस्प्लेस किया है, लेकिन एक्सटिंग्विश या एक्सटर्मिनेट नहीं किया, जिस तरह से स्पेनिश कन्क्विस्टाडोर्स ने किया था। जब आप स्पेन का कॉलोनियलिज्म पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि स्पेन ने तो मतलब नस्ल की नस्ल मिटा दी है, लोगों को मार दिया है, कार्नेज किया है, ऑनस्लॉट किया है, ठीक है। तो ऐसा अंग्रेज़ों ने नहीं किया, क्योंकि भाई ऐसे बैठे बैठे ही इनको पता था कि भारत की जनता बहुत भोली भाली है, हम सारे लोग बहुत ही ज़्यादा जो है भोले भाले सीधे साधे लोग थे, छल कपट प्रपंच नहीं जानते थे, तो हम लोग फंस गए, ठीक है। तो आगे देखिए, तो कॉलोनियलिज्म क्या होता है? किसी भी, अभी तक उसी बात को हम लोग फिर से दोहरा रहे हैं कि कोई भी अगर पावरफुल कंट्री किसी छोटी कंट्री को पकड़ ले, ठीक है, कि भैया नहीं ये जो है इसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, अपने देश को डेवलप करेंगे, तो इसी को कहते हैं बेटा कि ये कॉलोनियलिज्म है, ठीक है। तो ये क्या है, आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डायरेक्ट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल इंटरवेंशन होता है, हस्तक्षेप होता है, ठीक है। और हेजीमनी यानी लीडरशिप, अपनी जो है संप्रभुता या अपनी जो है पावर को थोप दिया जाता है किसी पावरफुल कंट्री के द्वारा किसी कमज़ोर कंट्री के ऊपर। मतलब कोई भी पावरफुल देश अगर किसी कमज़ोर देश के पास जाए और वहाँ पर किसी भी तरह से वहाँ की पॉलिटिकल अथॉरिटी अपने हाथ में ले ले, वहाँ की इकॉनमी को कंट्रोल करना शुरू कर दे, उनके कल्चर में जो है ये करना शुरू कर दे, हस्तक्षेप करना शुरू कर दे, पूरी तरह से अपना कंट्रोल अगर वहाँ पर अपना वर्चस्व फैला ले, तो हम मानेंगे कि क्या हो रहा है, वहाँ पर कॉलोनियलिज्म आ गया है, वो कंट्री को अपनी कॉलोनी बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो कॉलोनाइजिंग नेशंस होती हैं वो करना क्या चाहते हैं, वो जो कंट्री है, जो छोटी वीक कंट्री है, उसके रिसोर्सेज पर अपना कब्जा करना चाहते हैं, वहाँ के जो मजदूर, वहाँ का जो लेबर है, मैन पावर है, उसके ऊपर अपना कब्जा करना चाहते हैं, या फिर वहाँ का जो मार्केट है उस पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। अंग्रेज हमारे देश में क्यों आए थे? अंग्रेज हमारे देश में आए थे व्यापार करने, ठीक है। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर ज़्यादा समय बिताया तो उनको हमारी कमज़ोरियाँ समझ में आने लगी कि यहाँ के सोसाइटी की क्या कमज़ोरी है, यहाँ के पॉलिटिकल ऑर्डर में कितनी खामियाँ हैं, ठीक है। और इसी बात का फ़ायदा उठा करके अंग्रेज़ों ने क्या किया, हमारे ऊपर शासन किया, ठीक है। अगर भारत में उस समय भी एकता और अखंडता होती तो शायद भारत इतने लंबे समय तक जो है गुलामी नहीं देखता। चलिए तो आगे देखिए, अब ये जो कॉलोनियलिज्म का जो पूरा आपका ये है, ठीक है, फिलॉसफी है, ठीक है, जो उस समय के जो यूरोपियन पावर्स ने अपनाई है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों ने किया है, नहीं, उस समय यूरोप की जितनी भी पावर्स थी, स्पेन था आपका, उसके बाद जैसे आप देखिएगा ना हमारे देश में बहुत सारी कंट्रीज़ आई, हमारे देश में बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनीज आई हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, ठीक है, उसके बाद अंग्रेज़ आए हैं, डच आए हैं, ठीक है, उसके बाद जो है आप देखिएगा पोर्टुगीज़ सबसे पहले आए हैं, सबसे लास्ट में गए। तो ये सारी कंट्रीज़ जो है कहीं ना कहीं अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश कर रखे थे, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ये जो कॉलोनियलिज्म है इसको फैलाने में सबसे ज़्यादा कौन जो है सक्षम हो जाता है या सबसे ज़्यादा सफल कौन होता है, अंग्रेज़। इसीलिए तो एक कहावत कही जाती थी कि द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। ऐसा कहा जाता था कि जो सूरज है अंग्रेज़ों के शासनकाल में सूरज डूबता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस देश में सूरज डूब रहा है वो भी अंग्रेज़ों के अधीन है, जिस देश में सूरज उग रहा है वो भी
अंग्रेज़ों के अधीन है। तो ये जो कॉलोनियलिज़्म की पूरी थ्योरी है, ये जो पूरा जो है आपको फ़िलॉसफी है, ये यूरोपियन कंट्रीज़ ने लगभग 1492 से लेकर के 1763 तक अपनाया है। ये टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आप देखिएगा कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जैसे कि इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, पोर्टुगल है, इन्होंने जो है अपनी कॉलोनीज़ को जो है बसाया। कहाँ कहाँ बसाया, अपनी कॉलोनीज़ फैलाया, ठीक है, कहाँ कहाँ पर, तो एशिया और अमेरिकन कंटिनेंट्स में, ठीक है। आप क्लास 9th में जाइएगा तो उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में थोड़ा सा हिस्सा है अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस का। तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि कैसे जब 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस आपको अमेरिका की खोज करते हैं, उसके बाद एक होड़ लग जाती है इन सारे कंट्रीज़ के बीच में कि कौन जो अमेरिकी उपमहाद्वीप है उसमें सबसे ज़्यादा जो है ज़मीन पर कब्ज़ा करेगा, ठीक है। और यहीं से शुरुआत होती है आपको इंग्लैंड और फ्रांस के लड़ाई की। मतलब ऐसे लड़ाई तो बहुत पहले से थी, लेकिन उनको एक मौका मिल गया था आपस में भिड़ने का, और यहाँ से 7 ईयर वॉर्स भी होता है। तो इसको हम लोग अगले साल देखने वाले हैं। तो फिलहाल क्या है, तो कॉलोनियलिज्म जो है तुमको यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा कब से कब तक अडॉप्ट किया गया है, 1492 से लेकर के 1763 तक। आगे देखते हैं। अब देखिए, ये जो इस समय का पूरा इतिहास है, ये जो मॉडर्न इंडिया हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके लिए हमारे पास सोर्सेज क्या क्या है। जैसे हमने आपको बताया था कि एंशिएंट हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे थे, या एंशिएंट हिस्ट्री में हम जो भी पढ़ते हैं, उसके लिए जो भी सोर्सेज है, मेजॉरिटी ऑफ सोर्सेज आर्कियोलॉजिकल है, क्योंकि हमारे देश में बहुत लंबे समय तक अ सेंस ऑफ ए हिस्ट्री नहीं है। एंशिएंट इंडिया में देखिएगा तो बहुत लंबे समय तक एक हिस्टोरिकल सेंस नहीं है। किसी राजा ने जो है कुछ भी बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से जो है नहीं लिखवा रखा है, ठीक है। अशोका के टाइम से जब हम उठाते हैं तब हमको लगता है कि हाँ, कुछ पिलर एडिक्स, रॉक एडिक्स वगैरह जो है तुमको मिले हैं, जिससे हम लोग उस समय का इतिहास लिख पाए हैं, ठीक है। बट अगर हम लोग मॉडर्न इंडिया की बात करें तो हमारे पास भरमार है हिस्टोरिकल सोर्सेज की, ठीक है, जिसके आधार पर जो है हम क्या करेंगे, इस पूरे साल के इतिहास को पढ़ेंगे। मतलब इसी के ऊपर जो है, इन्हीं के आधार पर जो है आपको पूरा इतिहास क्राफ्ट किया गया है। तो पहले आप देखिए कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, जो भी अंग्रेज़ों ने अपने टाइम में, जितने साल भी वो भारत में रहे, भारत में उन्होंने शासन चलाया, तो उन्होंने अपने सारे ऑफिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखा, ठीक है। तो वहाँ से भी हम लोगों को एक काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज मिल जाता है, काफ़ी अच्छी खासी जो है डेटा हम कलेक्ट कर पाते हैं, ताकि अपने इतिहास को हम लिख पाएँ। दूसरा क्या है, रिकॉर्ड्स ऑफ यूरोपियन कंपनीज़। जैसा कि हमने पढ़ा है अभी कि हमारे देश में बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज़ आई थी। पोर्टुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद आपको जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद जो है आप देखिएगा ब्रिटिशर्स आते हैं, ठीक है। तो ये सारी इतनी ईस्ट इंडिया कंपनीज़ जो है हमारे देश में आई हैं, तो इन्होंने जो भी अपना काम किया है, बिज़नेस, ट्रेड वगैरह, ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी जो है इन लोगों ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स जो है छोड़ रखे हैं। तो वो भी हमारे पास एक सोर्स है जिससे हम लोग को अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है। उसके अलावा इस समय लिखा गया जो इंडिजिनस लिटरेचर है, मतलब हमारे देश के लोगों ने जो कुछ भी लिखा है, या जो भी मिसलेनियस वर्क है आपका, जो हो सकता है उस समय की कोई पोइट्री हो, या उस समय का कोई मतलब जो है ऐतिहासिक ग्रंथ हो। ऐसा ग्रंथ नहीं कहेंगे, इस समय ट्रांसलेशंस वगैरह बहुत हुई हैं। जैसे आप देखिएगा कि भगवत गीता का जो है ट्रांसलेशंस ने विल्किंस वगैरह ने करवाया था, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे, मतलब यहाँ के खुद के लिटरेचर हैं। आप देखिएगा कि जब इंडियन नेशनल मूवमेंट चलता है उस समय भी बहुत तरह का जो है लिटरेचर लिखा गया है, ताकि हमारे देश में नेशनलिज्म की भावना वगैरह को जो है काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सके, ठीक है। इसके अलावा चौथा बात क्या है आपको, जो सर्वेइंग और मैपिंग, चूँकि इंडिया में ब्रिटिशर्स ने अपने सुविधा के लिए बहुत सारे सर्वेज करवाए थे, लैंड सर्वेज करवाए थे, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग उन सबको। तो जो भी मैपिंग वगैरह करवाई थी, उनसे भी जो है हम लोगों को काफ़ी अच्छा एक ठोस सोर्स मिल जाता है, जिसके आधार पर हमने यह इस समय के इतिहास को भली भांति जो है जानते हुए लिखा है, ठीक है। इस समय का इतिहास पूरी तरह से एक्सेप्टेबल है, आप पूरी तरह से इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो देखिए ऑफिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, सबसे पहले एक एक करके उठाएंगे हम। ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स की हम लोग बात करते हैं, तो ब्रिटिशर्स इस काम में माहिर थे। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जो है अपने जो भी उन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ भारत में की हैं, उसका ही बहुत ज़्यादा डिटेल रिटर्न रिकॉर्ड बना करके रखा हुआ है, ठीक है। ये जितने भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, इससे हमको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन पता चलता है किन मैटर्स के बारे में, कि वो किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करते थे,
ठीक है। मतलब उन्होंने क्या किया हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट्स में बांट रखा था, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट से सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोऑर्डिनेट करती थी। तो किस तरह से सारा एडमिनिस्ट्रेशन ये कंट्रोल कर पाते थे, किस तरह से पॉलिसीज़ को लागू करते थे, टैक्सेशन वगैरह किस तरह का था, किस तरह से वसूला जाता था। तो ये सारे सिस्टम को जो है हम लोग यहाँ से आसानी से पढ़ पाते हैं, पूरे प्रूफ्स और एविडेंसेस हमारे पास हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि अंग्रेज़ों ने इस नीड को भी समझा कि जो भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या इम्पॉर्टेंट लेटर्स हैं उनको भी प्रिजर्व किया जाए। तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड रूम्स बनवाए, ठीक है। जो विलेज तहसील का ऑफिस हुआ करता था या फिर जो कलेक्ट्रेट होता था जहाँ पर कलेक्टर बैठते थे, ठीक है। कलेक्टर आज की डेट में जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह सकते हैं, ठीक है। उस समय इन्होंने कलेक्टर का, चूँकि उनका मेन काम टैक्स कलेक्शन वगैरह था, ठीक है। तो जो कलेक्टर का ऑफिस होता था या कमिश्नर का ऑफिस होता था, ठीक है, या जो भी लॉ कोर्ट्स होते थे, वहाँ पर रिकॉर्ड रूम्स बनाए हुए हैं। उन रिकॉर्ड रूम्स में रिकॉर्ड की भरमार है। जो कुछ भी उस समय हुआ, जो कुछ भी किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर वगैरह काम कर रहा था, कि लॉ किस तरह से काम करता था, तहसील किस तरह से जो है डिस्ट्रिक्ट में अपना ये करती थी, कलेक्टर किस हिसाब से काम करते थे, हमारे पास जो है ढेर सारे रिकॉर्ड्स हैं जिसको पढ़ करके हम लोग उस समय के सिचुएशन को समझ सकते हैं, उस समय का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए क्या कि कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूशंस भी बनाए गए, जैसे आर्काइव्स हो गई, म्यूजियम्स हो गई, ठीक है। तो उन सबको बनाया गया ताकि जो है इन सारे रिकॉर्ड्स को क्या किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके लंबे समय तक। तो इसमें से ज़्यादा जो रिकॉर्ड्स हैं वो कहाँ पर आपको मिलेगा, नेशनल आर्काइव्स जो इंडिया का है, ठीक है, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है, 1920 में इसको बनाया गया था, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे माइक्रो फिल्म्स के रूप में, ठीक है, इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं है। उसके बाद अगर आप जाइएगा कि दिल्ली का जो नेशनल म्यूज़ियम है, अच्छा देखिए, भारत में आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा म्यूज़ियम कौन सा है बेटा, तो सबसे बड़ा म्यूज़ियम है आपका सालार जंग म्यूज़ियम, ठीक है। ये कहाँ है, हैदराबाद में, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा म्यूज़ियम सालार जंग म्यूज़ियम हैदराबाद में, ठीक है। जो नेशनल म्यूज़ियम है ये दिल्ली में है। यहाँ पर आपको दिखेगा क्या कि उस समय के जो बहुत प्राचीन कॉइन्स हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम का कॉइन्स, मुगलों के टाइम का सिक्का भी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, पेंटिंग्स हैं, वेपन हैं, ठीक है। वेपन वगैरह आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि आप देखिएगा कि जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ से गए तो हमारे यहाँ के बहुत सारे बहुमूल्य वेपन, यहाँ तक कि राजा रंजीत सिंह का जो है जो उनकी पोशाक थी, उनका जो ये था जिस पर वो बैठते थे, उनका जो थ्रोन था, उनका सिंहासन था, ये सारी चीज़ें उठा कर ले गए। टीपू सुल्तान की तलवार भी वहीं पे पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो कुछ भी बच गया उन सबको जो है हमने यहाँ पर क्या करके रखा हुआ है, प्रिजर्व करके रखा हुआ है। समय का ज्वेलरी आपको मिल जाएगा और जो कुछ भी आर्टिफैक्ट उस समय इस्तेमाल होते थे वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, हमने सालार जंग म्यूज़ियम की बात ऊपर कर ली है। अब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि सालार जंग म्यूज़ियम में जो हैदराबाद में है, यहाँ पर लगभग 43,000 से भी ज़्यादा, 43,000 से ज़्यादा भी आपको आर्ट के ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। 50,000 से ज़्यादा बुक्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। अब आ जाइए हम लोग दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, सर्वेज और मैपिंग के बारे में, ठीक है। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया है कि हमारे देश में, ठीक है, हमारे देश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए इन्होंने ढेर सारा सर्वे करवाया, ठीक है। अब इस सर्वे के पीछे का कारण क्या था कि आप उस देश को किस तरह से रूल करेंगे जिसके बारे में आपको बेसिक जानकारी है ही नहीं। तो उनको हमारे देश की डिटेल्ड नॉलेज चाहिए थी, इसीलिए इन्होंने लैंड की मैपिंग करवाई, सॉइल क्वालिटी की सर्वेइंग करवाई, क्लाइमेट और वेजिटेशन वगैरह का जो है सर्वे वगैरह करवाया कि कहाँ पर किस तरह का क्लाइमेट है, कहाँ पर किस तरह का वेजिटेशन है, ठीक है। ये और उसके अलावा इन्होंने बहुत सारे रेवेन्यू सर्वेस करवाए, ठीक है। रेवेन्यू सर्विस क्यों करवाए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स हमारे ऊपर लगा सके, ठीक है। उन्होंने सेंसस ऑपरेशंस भी करवाए। जैसे आप देखिएगा लॉर्ड मेयो के टाइम में जो है मतलब जो है जो फॉर्मल आपका ये है वो शुरू हो गया था, सेंसस वगैरह, जातिगत जो जनगणना है वो भी शुरू हुई है, ठीक है। तो आप देखिए क्या कि ब्रिटिशर्स ने ही सबसे पहले डेमोग्राफिक सेंसस करवाया। डेमोग्राफिक सेंसस कहते हैं जनगणना को, जो कि लास्ट हुई थी 2011 में, होनी थी 2021 में, लेकिन जो कोरोना वगैरह का काल आया था उसके कारण ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई, ठीक है। तो डेमोग्राफिक सेंसस काहे ज़रूरी था, ताकि अभी भी क्यों ज़रूरी होता है, सरकार क्यों करवाती है डेमोग्राफिक सेंसस, ताकि सरकार के पास एक रॉ आंकड़ा हो कि देश में पॉपुलेशन की कंडीशन क्या है,
कितने लोग ऐसे हैं कि मतलब गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, कितने लोग बेरोज़गार हैं, कितने लोगों के घर में शिक्षा का स्तर कम है, ताकि सरकार प्लानिंग कर सके। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसा ही सोच करके ये सारी चीज़ें भी करवाई होंगी। ठीक है, आगे देखिए, तो हमारे पास जो है आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा ह्यूज वॉल्यूम में इस तरह का डेटा है, इस तरह का इन्फॉर्मेशन है, जो मॉडर्न पीरियड के स्टडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होता है। कुछ बातें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए, जैसे जो पहला सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया था वो 1815 में अपॉइंट किया गया था। 1821 में NW वोजी, ठीक है, NW वोजी ने पहला मैप बनाया है हैदराबाद रीजन का। याद रखिएगा, भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा जो पहला सर्टिफाइड मैप बनाया गया था वो 1821 में बनाया गया था। बनाने वाले कौन थे? NW वोजी बनाए थे। और कहाँ का बनाया गया था? हैदराबाद रीजन का। ठीक है, ये भारत का पहला जियोलॉजिकल मैप है, ये भारत का पहला जियोलॉजिकल मैप है, इस बात को आप याद रखिएगा। 1851 में आप देखिएगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट की जाती है। ठीक है, और ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही सबसे पहले हिमालयन रेंजेस और मतलब जो रावी और गंगा रिवर के बीच के जितने भी हिमालय के इलाके हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है इन्होंने अपना जियोलॉजिकल सर्वे वगैरह करना शुरू किया था। 1871 में पहला कॉम्प्रिहेंसिव सेंसस हुआ है आपको। 1871 में पहला डेमोग्राफिक सेंसस हुआ है, ठीक है, जिसको आप जनगणना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से आप देखिएगा कि हर 10 साल पर जो है आपको, ठीक है, सेंसस हो रहा है। और भारत की जो 2011 में जो लास्ट जनगणना हुई थी वो भारत की स्वतंत्र भारत तो नहीं कहेंगे, उस समय से 15वीं जनगणना है। ठीक है, उस समय से 15वीं जनगणना है। ये 2022 में जो जनगणना अभी हो रही है, ठीक है, अभी जो डेमोग्राफिक सेंसस हो रहा है वो क्या है? आपका 16वां होगा। ठीक है, अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी तरह की क्वेरी आपको करनी है, या मेरी बातें कोई समझ में नहीं आई हो, या इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बात आप अगर सवाल हैं आपके मन में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसके रिप्लाईज आपको दे दिया करूँगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, जो पहला मॉडर्न सेंसस है, मतलब पहला सेंसस तो 1871 में हुआ था। ठीक है, पहला सेंसस 1871 में हुआ था। तो आपसे एक और सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है। क्या सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में जब पहला कॉम्प्रिहेंसिव सेंसस शुरू हुआ उस समय भारत के वायसरॉय कौन थे? तो यहाँ पर वायसरॉय आप देखिएगा लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो थे। और जब पहला मॉडर्न सेंसस आपका भारत में शुरू हुआ 1881 से, जिस समय से लगातार जो है आपको, ठीक है, सेंसस होती आ रही है, 2011 तक हुआ था, अभी 2021 में भी हो जाना था। हर 10 साल पर एक डेमोग्राफिक सेंसस होती है। ठीक है, जो जनगणना होती है, ठीक है, वो हर 10 साल पर होती है। तो 2021 में हो जाना था, लेकिन कोरोना काल के कारण ऐसा नहीं हो पाया। तो इस समय वायसरॉय कौन है? इस समय वायसरॉय हैं आपके लॉर्ड रिपन। ठीक है, बेसिक जानकारी के लिए याद रखिए, ऐसे क्लास 8 में इतना डीप क्वेश्चन तो कोई पूछेगा नहीं आपसे, बट ठीक है। तो आप देखिए कि भाई क्लास जो उस समय कौन थे, 1871 में जब पहली कॉम्प्रिहेंसिव जातिगण जनगणना भी कह सकते हैं आपको, ये कास्ट बेस्ड जनगणना थी। ठीक है, पहली बार जो है जाति का जो है पूरा सीक्वेंस अंग्रेज़ों ने ही बनाया था। ठीक है, कि कौन सी जाति को ऊपर रखेंगे, कौन सी जाति को नीचे रखेंगे, कोई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर था नहीं इसमें। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आप यहाँ पर कि ये दो बातें बस आप याद रखिएगा, ऐड ऑन कर लीजिए इसको, कि लॉर्ड रिपन के टाइम में जो है पहली मॉडर्न सेंसस आपको शुरू हुई 1881 में, और कहीं कहीं पर 1872 भी लिखते हैं इसको, आपको कुछ बुक्स में 1872 भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो वायसरॉय लॉर्ड मेयो के टाइम में जो है पहला कॉम्प्रिहेंसिव जो सेंसस है वो भारत में हुआ था। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, अब सर्वेज की बात करते हैं। किस किस तरह की सर्वे, अभी हमने बताया ना कि अंग्रेज़ों को जो है हमारे देश में शासन करना था, तो इसलिए वो हमारे देश को समझना चाहते थे। सर्वे करने से, लैंड सर्वे वगैरह करने से, या जितना भी जो है आपको जियोलॉजिकल सर्वे करने से उनको ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती। ठीक है, जैसे उनको पता चलता कि जो बोटानिकल सर्वे, सबसे पहले हम लोग बोटानिकल सर्वे को पढ़ेंगे। बोटानिकल सर्वे कराने से उनको पता चला कि कहाँ पर जो है फॉरेस्ट की क्वालिटी कैसी है, कहाँ पर पेड़ पौधे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, वहाँ पर जब जहाज़ों के लिए लकड़ियाँ कम पड़ गई थी तो भारत से लकड़ी जो है काट काट के ले जाते थे ये सारे लोग। ठीक है, तो इन्होंने बोटानिकल सर्वेज़ की हैं, जूलॉजिकल सर्वेज़ की हैं। ठीक है, इसमें आप प्लांट लाइफ का सर्वे किया इन्होंने। ठीक है, और इसमें इन्होंने क्या किया, एनिमल लाइफ कह लीजिए या वाइल्ड लाइफ कह लीजिए, इनका सर्वे किया। उसके बाद आप देखिए क्या कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी हुआ है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि जब अलेक्जेंडर कनिंघम आए थे तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही इंडस वैली सिविलाइजेशन
की तरफ जो है आपको ये दिखाना शुरू किया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना उन्हीं के साथ हुई है, ठीक है। उसके बाद जॉन मार्शल जब वगैरह आते हैं भारत में, तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रति अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। उसके बाद फिर आगे खुदाई वगैरह होती है और फिर पूरा का पूरा सिविलाइजेशन बाहर आता है। तो हमारे इतिहास को भी जानने में जो है अंग्रेज़ों की विशेष रुचि थी, इसलिए उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वेज भी इंडिया में करवाए और फॉरेस्ट सर्वेज तो करवाई ही हैं, ठीक है, ताकि उनको पता चल सके कि कहाँ पर किस तरह के जंगल हैं और किन किन तरह के पेड़ पौधों का वो मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब इसके अलावा क्या है कि लास्ट हमने देखा था रिकॉर्ड्स ऑफ यूरोपियन कंपनीज। जितनी भी यूरोपियन कंपनीज हमारे देश में आए, जैसे पोर्टुगीज़ आए, फिर डच आए, फिर फ्रेंच आए, फिर इंग्लिश आए, ठीक है। तो ये सारी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन किए हैं, ठीक है, वो जो भी कम्युनिकेशंस वगैरह करते थे उनके भी रिकॉर्ड्स मेंटेन होते थे, जो भी ट्रेड वगैरह होता था उनके भी रिकॉर्ड्स मेंटेन होते थे। तो पूरी 17 से लेकर के 18 सेंचुरी का इतिहास को हमने जो क्राफ्ट किया है उसमें इस रिकॉर्ड का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा अपने को हुआ है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमको उस समय के इकोनॉमिक पीरियड के बारे में पता चलता है, पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो इंडिजिनस लिटरेचर और मिसलेनियस वर्क है, ठीक है, कि हमारे देश में किस किस तरह के लिटरेचर वगैरह लिखे गए, ठीक है, और इससे रिलेटेड और भी बहुत तरह की जो है किताबें वगैरह, ठीक है, जिससे भी हम लोगों को भारत के, क्योंकि देखिए ब्रिटिशर्स कभी भी जो है उन्होंने हमेशा से कम्युनल अप्रोच रखा, उन्होंने हमेशा अपने आप को सुपीरियर दिखाया। तो अगर हम पूरी तरह से उनके द्वारा लिखे गए लिटरेचर वगैरह अगर उस पर आधारित किताबों को पढ़ते हैं तो हमको भारत, जो असली भारत है, जो असली भारत का जो है कंडीशन है, वो पूरी तरह से पता नहीं चलेगा, ठीक है। उसको अगर आपको देखना है तो उस समय भारत के लोगों ने जो जो कुछ भी किताबें वगैरह लिखी हैं, जैसे आप देखिए कि उस समय बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रीनोन्ड पर्सन्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिनकी ऑटोबायोग्राफीज़ है। जैसे दादा भाई नौरोजी की जो है आपको ये है ऑटोबायोग्राफी है, बाल गंगाधर तिलक की है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की है, महात्मा गांधी की बायोग्राफी है। तो जो ऑटोबायोग्राफीज़ वगैरह, कुछ ऑटोबायोग्राफी है, कुछ बायोग्राफी है। अब इन दो शब्दों का मतलब समझ लीजिए। ऑटोबायोग्राफी, जब कोई इंसान अपनी जीवनी खुद लिखता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी जीवनी खुद लिखेगा, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा ऑटोबायोग्राफी। और जब कोई दूसरा आदमी जो है किसी दूसरे इंसान की जीवनी को लिखता है तो उसको हम लोग बायोग्राफी कहते हैं। जैसे एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी की जीवनी किन्होंने लिखी थी, तो महात्मा गांधी की जीवनी लिखी थी विलियम शायर ने, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि इसी पीरियड में जो है आपको पहली महिला हैं राजसुंदरी देवी, इनके बारे में क्लास 7th की पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा। इन्होंने अपना ये हिंदुस्तान की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने क्या किया, अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा, मतलब अपनी जीवनी खुद अपने हाथों से लिखी, ठीक है, और उसका नाम क्या रखा, अमर जीवन। अमर जीवन मतलब मेरा जीवन, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा दीन बंधु मित्र की जो है एक बहुत ही सराहनीय या फिर बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट कृति है जिसको नील दर्पण कहते हैं। अभी हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि किस तरह से इंडिगो प्लांटेशन के नाम पे जो है भारत के किसानों के साथ जो है किस तरह का न्याय किया गया। तो उस समय जो किसानों की कंडीशंस है उन सबको इसी किताब में लिखा गया है, नील दर्पण में। जब आप इसको पढ़िएगा तो इसमें किस तरह से जो है जो इंडिगो प्लांटेशन से रिलेटेड वर्कर्स वगैरह हैं उनका शोषण किया जा रहा है उसके बारे में बड़े डिटेल से लिखा गया है। उसके बाद आप देखिएगा कि इंग्लिश और वर्नाकुलर लैंग्वेज है। वर्नाकुलर मतलब जो लोकल भाषाएं हैं, जो लोक भाषाएं हैं या फिर, तो उनमें जो है बहुत सारी समाचार पत्रिकाएं भी निकाली गई थी, ठीक है। जैसे आपका रस्त गुफ्तार है, पैट्रियट है, अमृत बाज़ार पत्रिका है, इंडियन मिरर है, केसरी है, ठीक है। ये सारे कुछ जो है यूज़फुल रिसोर्सेज है। अब भारत में जो है सबसे पहला जो है आप पूछिएगा कि सबसे पहला अखबार कौन सा चालू हुआ था, तो वो था बंगाल गज़ट, ठीक है। इसके बारे में भी क्या ही होगा, बंगाल गज़ट, ठीक है। आगे देख लीजिए। उसके बाद देखिए मिरातुल अखबार, ये एक अखबार जो है पब्लिश किया गया था राजा राम मोहन रॉय के बारे में। केसरी आपको पता ही होगा कि किन्होंने पब्लिश किया था, ठीक है। अगर आपको पता है तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में मुझे देंगे, ठीक है। तो ये सारे न्यूज़पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं जो भारत का संपूर्ण फ्रीडम मूवमेंट है, ठीक है। अब क्या हो रहा था, तो हम पहले बताए ना, हमारे देश की जनता बहुत ही ज़्यादा भोली भाली थी, इनको बहुत ज़्यादा पता नहीं था, दबे कुचले लोग थे हम लोग, ठीक है। तो एक्चुअली में जनता क्या कर रही है, चूँकि लिटरेसी का लेवल भी भारत में आप देखिएगा बहुत ही ज़्यादा कम है उस समय। तो उस समय जो है सरकार हमारे साथ क्या कर रही है, अंग्रेज किस तरह से शोषण कर रहे हैं, लोगों को कौन बताएगा।
अंग्रेज तो कभी नहीं लिखने जाएंगे कि हम लोगों के साथ इस तरह से शोषण कर रहे हैं, भारत को इस तरह से लूट रहे हैं। तो भारत के ही जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने अपनी ये जिम्मेदारी समझी और इसी तरीके से इन्हीं अखबारों के द्वारा, इन्हीं किताबों के द्वारा हमारे देश की जनता को अवेयरनेस मिला, हमारी देश को जनता को समझ में आया कि एक्चुअली में चल क्या रहा है और इसके खिलाफ, इस शोषण के खिलाफ हम लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। उसके बाद आप देखिएगा कि कुछ लोगों की डायरीज़ हैं, जो डायरी लिखना कुछ लोगों की जो है ये मतलब डेली जीवन का जो है एक हिस्सा है, डेली रूटीन है। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर भी डायरी वगैरह लिखा करते थे, ठीक है। तो उसके बाद जो है जवाहरलाल नेहरू भी जो है, आपको पंडित जी भी जो है डायरी मेंटेन किया करते थे। तो इन सारे लोगों ने भी कुछ डायरीज़ लिखी हैं। कुछ रिकॉर्ड्स है जो उस समय आए हुए ट्रैवलर्स ने जो है, या फिर जो पिलग्रिम्स जो भारत में आए हैं, उन लोगों ने भी जो है बहुत सारी रिकॉर्ड्स को जो है यहाँ पर छोड़ करके ये सारे लोग गए हैं, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उस समय के इतिहास को क्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिएगा क्या कि यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर हो जाता है समाप्त, ठीक है। तो ये हमारा क्लास 8 का चैप्टर 1 था, जो कि पूरी तरह से इंट्रोडक्टरी चैप्टर था। और इस चैप्टर के बाद जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री का जो है शुरुआत, इसमें आप बस ये पढ़ेंगे। आपने देखा कि भैया जो मेन थीम था इस चैप्टर का वो ये समझना था कि अंग्रेज़ों के टाइम में हमारे इतिहास का बंटवारा किस तरह से हुआ, ठीक है। और उसके बाद जब हम लोगों ने अपने इतिहास के लिए जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, अपने इतिहास, अपना जो हिस्टोरिकल अप्रोच जब इंडियंस को समझ में आया, तो उन्होंने किस तरह से जो है इतिहास का वर्गीकरण किया। उसके बाद दूसरा हमको देखने के लिए क्या मिलता है कि हम जो इतिहास को लिख रहे हैं, जो मॉडर्न इंडिया का पूरा इतिहास है, इसके लिए हम किन सोर्सेज का इस्तेमाल किए, ठीक है, कहाँ से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला है जिसके आधार पर हमने ये पूरे इतिहास को लिखा है। तो ये यहाँ पर जो है आपका ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ये ख़त्म होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है इससे रिलेटेड आप सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।